हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। यह हम लोग सॉलिड स्टेट का छठा वीडियो होगा, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष के बारे में समझा था और उसके अंतर के बारे में समझा था। तो उसमें एक प्रश्न आया हुआ था, उपसंयोजन संख्या क्या होती है, या उपसंयोजन संख्या उच्च होता है तो शॉर्टकी इफेक्ट होता है, और उपसंयोजन संख्या कम होता है तो हम लोग उसे फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। ऐसा हम लोगों ने वहाँ पे सुना था। तो आज इस टॉपिक में जो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं, यहाँ से भी आपको एक प्रश्न मिलेगा जिसमें उपसंयोजन संख्या पूछ ली जाती है यौगिकों की, कि कोई आयनिक यौगिक दे देगा, कह देगा उसमें बताइए कि इसमें कितने उपसंयोजन संख्या क्या होगी, या धन आयन के चारों तरफ कितने ऋण आयन पाए जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं मल्टीपल चॉइस के। तो इसके बाद हम लोग जो अगला वीडियो देखेंगे, उस अगले वीडियो में हम लोग नॉन स्टिकियोमेट्रिक असमानुपातन प्रभाव जो होता है उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं उपसंयोजन संख्या क्या होती है। उपसंयोजन संख्या का दूसरा नाम क्या है? समन्वय संख्या। उपसंयोजन संख्या की अगर बात की जाती है तो पाए कहाँ जाएंगे? आयनिक यौगिक में। हम लोगों को पता है कि आयनिक यौगिक में दो प्रकार के आयन पाए जाते हैं, धन आयन और ऋण आयन पाए जाते हैं। तो इसमें होगा क्या? धन आयन के चारों तरफ ऋण आयन उपस्थित हो सकते हैं, या ऋण आयन के चारों तरफ धन आयन उपस्थित हो सकते हैं। अब धन आयन के चारों तरफ जो ऋण आयन उपस्थित होंगे, जितने बंध बनाएंगे, वह उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाएगी, या तो फिर ऋण आयन के चारों तरफ जितने धन आयन उपस्थित हो जाएंगे वह उसकी क्या कहलाएगी? उपसंयोजन संख्या। इसका मतलब कि उपसंयोजन संख्या कहां पाया जाएगा? विपरीत आवेशित आयनों में। जब विपरीत आवेशित आयनों में पाया जाएगा तो एक आयन मध्य में होगा, सेंटर पर होगा, जबकि बाकी आयन कहां होंगे? उसके चारों तरफ उपस्थित होंगे। और वही जो चारों तरफ उपस्थित आयन होंगे उनके द्वारा जो घिरा होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपसंयोजन संख्या कहते हैं। आइए परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं कि कोई आयनिक क्रिस्टल लेंगे, उस आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित होगा क्या? आयन। उस आयन के चारों तरफ उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या ही क्या कहलाती है? उसकी उपसंयोजन संख्या। क्या कहा गया? आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित आयन के चारों तरफ, आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या उसकी उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। अब ये आप देख सकते भी हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है। उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होता है? किसी आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या उसकी उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। अब बात यह है कि आयनिक क्रिस्टल होंगे या आयनिक ठोस होंगे या आयनिक जालक होंगे, वो कितने प्रकार के सूत्र का निर्माण करते हैं? तो तीन प्रकार के सूत्र का निर्माण करते हैं, जिनमें होता कौन कौन सा? AX प्रकार के यौगिक होते हैं, A2X प्रकार के यौगिक होते हैं, AX2 प्रकार के यौगिक होते हैं। हम लोग इस सूत्र के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ढेर सारे यौगिकों की खोज हो चुकी है, ढेर सारे उदाहरण बन सकते हैं। अब किन किन उदाहरणों के बारे में हम याद रख पाएंगे, इसलिए इससे अच्छा है कि सूत्र के बारे में समझ लेते हैं। इन्हीं तीनों सूत्रों में से कोई भी आपका उदाहरण दिया जाएगा, सूत्र पे बैठा के हम डायरेक्ट तुरंत निकाल सकते हैं कि इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी हो सकती है। तो हमने क्या बताया कि आयनिक यौगिक या आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो तीन प्रकार के सूत्र का निर्माण करेंगे, AX प्रकार के, A2X प्रकार के और AX2 प्रकार के। जो आपके AX प्रकार के होंगे उनमें तीन प्रकार के उदाहरण जनरली अभी तक पूछे जा चुके हैं सबसे अधिक बार, जिनमें ZnS पूछा गया है या ZnO पूछा गया है, इसके बाद NaCl पूछा गया और CaCl पूछा गया है। AX में तीन आपके आ गए, ZnO, NaCl, CaCl। ZnO होगा तो उसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 4 होगा, मतलब उसमें धनायन भी 4 होंगे, ऋणायन भी 4 होंगे। और यदि वहीं पर NaCl होगा तो उसमें जो होगी संरचना, मतलब Na प्लस कितने Cl माइनस से घिरा होगा? तो 6 Cl माइनस से घिरा होगा। इसका मतलब कि Na और Cl का जो उपसंयोजन संख्या का अनुपात होगा वह 6 संबंधित 6 का होगा, और CaCl होगा तो उसका जो उपसंयोजन संख्या का अनुपात होगा वो कितना होगा? 8 संबंधित 8 होगा। तो क्या कहा गया? ZnO में उपसंयोजन संख्या का जो पाया जाता है वह 4 होता है, जबकि
NaCl में उपसंयोजन संख्या जो होता है वह 6 होता है और CaCl में उपसंयोजन संख्या जो होता है वो 8 होता है। कैसे याद रखेंगे? 4, 6 और 8। आइए, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, केवल समझ की जरूरत, बस प्रयोग करने हैं। जैसे ही जिसकी संख्या चाहे धनायन हो या ऋणायन हो, जैसे उसकी संख्या बढ़ेगी उसके उपसंयोजन संख्या में उसकी संख्या से भाग दे दीजिएगा, तुरंत उसका मिल जाएगा उपसंयोजन संख्या। जैसे हमने कहा A2X प्रकार का, कौन बढ़ गया? धनायन बढ़ गया। धनायन बढ़ा, कितना बढ़ा? 2। तो हमारे पास थे कितने? 8 थे लास्ट में। बस 8 को क्या कर दीजिए? 2 से डिवाइड कर दीजिए। A2X प्रकार के जो यौगिक होंगे या जिन यौगिकों में धनायन 2 होंगे ऋणायन 1 होगा, उनकी उपसंयोजन संख्या क्या होगी? तो उनकी उपसंयोजन संख्या का जो अनुपात होगा वह होगा 4 संबंधी 8 का, क्योंकि धनायन 2 हो गए। 8 में 2 से जैसे ही भाग देंगे 4 हो जाएगा, एक धनायन का, दूसरे ऋणायन का कितना होगा? 8 होगा। तो मतलब 4 संबंधी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाए? AX2 प्रकार का, मतलब धनायन 1 हो लेकिन ऋणायन कितने हो जाए? 2 हो जाए। अब ऋणायन 2 हो जाएंगे तो उसकी उपसंयोजन संख्या क्या होगी? जो परमाणु बढ़ रहा है तो उपसंयोजन संख्या घटेगी, इसलिए क्या करेंगे? उसमें उसके उपसंयोजन संख्या में 2 से भाग दे देंगे। अब 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो AX2 में कितना मिलेगा? A का तो 8 होगा, X का भी 8 होना चाहिए था, लेकिन X की संख्या 2 हो गई, इसलिए उसमें 2 से भाग देने पर कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 8 संबंधित 4 का हो जाएगा। आइए देख लीजिए, इसमें लिखा गया AX प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं जो आयनिक यौगिक होंगे, इन 3 सूत्रों पर पाए जाएंगे। AX प्रकार के, A2X प्रकार के और AX2 प्रकार के। AX प्रकार के जो यौगिक होंगे इनमें डिफाइंड 3 ही प्रकार के अभी तक पूछे गए, या इनमें से जब भी पूछे गए NaCl का पूछा गया, CaCl का पूछा गया। ZnS प्रकार का अगर संरचना रखता है कोई आयनिक क्रिस्टल तो उसका उपसंयोजन संख्या कितना होगा? 4 होगा। धनायन भी 4 होंगे और ऋणायन की संख्या भी 4 ही होगी। लेकिन NaCl होगा तो उसकी संरचना कितनी हो जाएगी? उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? तो 6 होती है और 6 होती है। CaCl प्रकार का जब आपका हो जाएगा क्रिस्टल तो उसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 8 और 8 होगी। अब प्रश्न ये होगा कि कैसे इसका 4 हो गया, इसका 6 हो गया, इसका 8 हो गया, जबकि इनमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वह समान है, अलग अलग है नहीं। फिर भी उपसंयोजन संख्या जो है Zn का कम हो गया, NaCl का थोड़ा सा अधिक हो गया, CaCl का सबसे अधिक हो गया। हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में CS जो है, सीजियम जो है वो सबसे नीचे है, और परमाणु त्रिज्या की बात की जाती है तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर घटता है और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है? बढ़ता है। इसका मतलब CS का आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, और परमाणु त्रिज्या बड़ी होने के कारण इसकी उपसंयोजन संख्या भी सबसे अधिक होती है। दूसरे स्थान पर Na आता है। वो कैसे? क्योंकि Na S ब्लॉक का है और Zn जो है वह D ब्लॉक का है। इसलिए जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि Zn जो होता है वह S ब्लॉक के बाद आता है या सोडियम के बाद आता है। चूंकि उसकी आयनिक त्रिज्या छोटी हो जाती है इसलिए Na की भी उपसंयोजन संख्या जो होती है वह जिंक से अधिक होती है और CS से क्या होती है? कम होती है। तो CS का कितना होता है? 8, Na का कितना होता है? 6 और जिंक का कितना हो जाएगा? 4। तो यहां पर लिखा भी गया है 4 है, 6 है और 8 है। आगे की चीजें आपको इसी के आधार पे 8 है, A2X होगा चाहे AX2 होगा उसका भी 8 ही होना चाहिए, लेकिन जिसकी संख्या बढ़ेगी उसका उपसंयोजन संख्या घट जाएगा। कितना घटेगा? जितनी उसकी संख्या होगी 8 में उतने से भाग दे दीजिएगा। अब है क्या? A2X है, मतलब धनायन 2 हो गए, धनायन 2 हो गए तो उसमें क्या करेंगे? 8 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब इसमें जो आएगा अनुपात उपसंयोजन संख्या का वो 4 संबंधी 8 आएगा, जिसमें धनायन की संख्या 4 होगी तो ऋणायन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और यदि इसी प्रकार से AX2 प्रकार का हो जाएगा तो उसमें कितना पाया जाएगा? तो AX2 में धनायन तो 1 है लेकिन ऋणायन कितने हो गए? 2 हो गए, इसलिए उसमें 8 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 1 का 4 हो जाएगा। तो उसमें क्या संबंध पाया जाएगा? 8 संबंधित 4 का पाया जाएगा। उदाहरण में लिखा भी गया CaF2, एक Ca है जबकि F2 के F कितने हो गए? 2 हो गए, इसलिए इसमें कितने हो गए? 4 हो गए, इसका 8 हो गया। यहां देख सकते हैं Na 2 है, ऑक्सीजन आपका 1 है, ऑक्सीजन का 8 होगा, Na का भी 8 होना चाहिए था लेकिन Na की संख्या 2 है इसलिए 1 Na का कितना होगा? 4 होगा। CaCl में दोनों के ही 8 और 8 होंगे, NaCl में 6 और 6 होंगे, 4 और 4 होगा। तो ये एक अगला का टॉपिक इस पे समाप्त हुआ है और एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ये जो हम लोगों ने निकाला हुआ उपसंयोजन संख्या वो कैसे ज्ञात होता है? तो वह त्रिज्या अनुपात से ज्ञात होता है। प्रश्न हो जाएगा त्रिज्या अनुपात क्या होता है? तो त्रिज्या का अनुपात लेंगे। किन की त्रिज्याओं का अनुपात लेंगे? धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या, क्योंकि अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो आयनिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे हैं और आयनिक क्रिस्टल में हम लोगों को पता है कि 2 प्रकार के आयन पाए जाते हैं, धनायन और ऋणायन। इसका मतलब धन आयन की त्रिज्या और
ऋण आयन की त्रिज्या का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, त्रिज्या अनुपात कहलाएगा। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। क्यों, क्योंकि इसे रेशियो ऑफ रेडियस कहते हैं, इसलिए इसे किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। परिभाषा भी देख लीजिए, किसी आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित धन आयन की त्रिज्या व ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। मैंने कहा त्रिज्या अनुपात कह रहा है तो अनुपात निकालने होंगे किसका, त्रिज्या का। किसके त्रिज्या के, धन आयन के त्रिज्या के और ऋण आयन के त्रिज्या के। और किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। क्या लिखा भी गया है, त्रिज्या अनुपात बराबर होता है धन आयन की त्रिज्या ऋण आयन की त्रिज्या। और किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, इसलिए धन आयन का आर प्लस हो जाएगा और ऋण आयन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर माइनस हो जाएगी। हम लोग इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो त्रिज्या अनुपात होता है वह उप संयोजन संख्या को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि उप संयोजन संख्या जो होती है वह त्रिज्या के अनुपात के समानुपाती होता है। अर्थात जितना अधिक त्रिज्या अनुपात होगा उप संयोजन संख्या उतनी ही उच्च होगी। अब त्रिज्या अनुपात कैसे अधिक होगा, इनमें दो चीजें हैं, धन आयन की त्रिज्या है, ऋण आयन की त्रिज्या है। तो यहां से देख सकते हैं त्रिज्या अनुपात में धन आयन की त्रिज्या इसके समानुपाती है, ऋण आयन की त्रिज्या इसके व्युत्क्रमानुपाती है। जो व्युत्क्रमानुपाती है उसके बढ़ने पर ये घटेगा और धन आयन की त्रिज्या बढ़ने पर ये क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब उप संयोजन कहां अधिक होगा, उप संयोजन संख्या जहां त्रिज्या अधिक होगा। और त्रिज्या यदि अधिक है तो वह तभी अधिक हो सकता है जब धन आयन की त्रिज्या अधिक होगी। या दूसरा क्या हो सकता है कि त्रिज्या अनुपात तब अधिक हो सकता है जब ऋण आयन की त्रिज्या कम होगी, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। ऋण आयन की त्रिज्या कम होगी, त्रिज्या अनुपात अधिक होगा, उप संयोजन संख्या अधिक होगा। धन आयन की त्रिज्या बड़ी होगी, त्रिज्या अनुपात अधिक होगा, उप संयोजन संख्या अधिक होगा। यहाँ देख भी सकते हैं उप संयोजन संख्या या समान संख्या एक ही होता है। किसके समानुपाती होता है, त्रिज्या अनुपात के। त्रिज्या अनुपात किसके समानुपाती होता है, आर प्लस, और व्युत्क्रमानुपाती होता है आर माइनस के। इसका मतलब आर प्लस, धन आयन की त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या अनुपात बढ़ रहा है, उप संयोजन संख्या समान संख्या बढ़ रही है। अगर आर माइनस घट रहा है तो त्रिज्या अनुपात बढ़ेगा, त्रिज्या अनुपात बढ़ेगा तो उप संयोजन संख्या या समान संख्या बढ़ेगी। इसके बाद आइए हम लोग जान लेते हैं कि अगर हम लोग के पास त्रिज्या अनुपात होगा तो कैसे हम बता पाएंगे कि इसकी समान संख्या कितनी हो सकती है। तो त्रिज्या अनुपात के आधार पे हम लोग क्रिस्टल की संरचना भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया त्रिज्या अनुपात तथा क्रिस्टल संरचना। और त्रिज्या अनुपात कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो जितना मैं मान बता रहा हूँ सब आपके 0 दशमलव में होते हैं, लेकिन होल नंबर में हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो वह होता कहाँ से है, तो वह होता है 155 से 225 होता है। फिर 225 से कहाँ होता है, 414 होता है। 414 से कहाँ तक होता है, 732 तक होता है। 732 से 1 तक होता है। अब दशमलव लगाएंगे तो दशमलव लगेगा, कितना हो जाएगा, 0.155 से 0.225। ये आपका जो होता है वह इकाई विहीन होता है। क्यों, क्योंकि दोनों ही त्रिज्या के अनुपात है, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम से कट जाएंगे, इसलिए कोई रेशियो इनमें अनुपात में इकाई देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 0.225 से 0.414 है। तीसरा क्या है, 0.414 से 0.732 है। और चौथा है 0.732 से कितना है, 1 है। अब इनमें समान संख्या कितनी होगी, अगर 0.15 से 0.225 के मध्य यदि त्रिज्या का अनुपात मिलता है तो उसकी समान संख्या कितनी होगी, 3 ही होगी। कितनी होगी, 3 होगी। इसका मतलब कि अगर 3 से कम है तो समान संख्या कितना होगा, 3 होगा। त्रिज्या का अनुपात यदि 3 से कम है तो समान संख्या 3 होगा। अगर त्रिज्या का अनुपात 4 के लगभग बराबर या 4 से अधिक है और यदि 2.25 से भी अधिक है तो ऐसी परिस्थिति में उसका त्रिज्या अनुपात कितना होगा, 4 होगा। और यदि वहीं पर कितना हो जाए, 4.14 से 0.732 हो जाए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब जितना अधिकतम है उतनी ही समान संख्या तक नियर अबाउट आपको मिल भी रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा अलग है, 7 है तो 8 मिल रहा है, मतलब अंतिम 0.732 से 1 हो रहा है तो उसकी समान संख्या कितनी है, 8 है। क्या बताया गया, 155 से 225 में कोई मान त्रिज्या अनुपात का मिलता है, समान संख्या 3। और 225 से 414 यदि मान मिलता है तो वह कितना हो जाएगा, 4 का। और 414 से 732 होता है तो समान संख्या 6 होगी। और यदि 732 से 1 होता है तो उसकी समान संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब इनके आधार पर संरचना क्या हो सकती है, 3 होता है तो समतलीय त्रिकोणीय होता है, 4 होता है चतुष्फलकीय होता है, 6 होता है अष्टफलकीय होता है, 8 होता है तो 8 में घनीय होगा, क्योंकि घनाभ और घनी दोनों हो सकते हैं, इसलिए इसमें घनीय होगा अर्थात घन होगा। और घन में 3 पाए जाते हैं
आपका एससी पाया जाता है, एफसीसी पाया जाता है, बीसीसी पाया जाता है, लेकिन इनमें केवल बीसीसी की बात होगी और वो भी बीसीसी कौन सा होगा, घनीय होगा, घनाभ नहीं होगा। तो 8 वाले में ये घन का आकार रखेगा और कौन सा उसमें प्रारूप रखेगा, तो बीसीसी का रखेगा। उदाहरण भी लिखे गए, B2O3 है, BN है, ZnS है, इसका ZnO हो गया, CuCl हो गया, CuBr हो गया और SiO4 हो गया। बाकी अष्टफलकी में अभी मैंने बताया NaCl, KCl, NaBr, AgCl जो होंगे ये आपके किस में आ जाएंगे, अष्टफलकी में आ जाएंगे। CSCl, CGM का जितना भी होगा सब किस में आ जाएंगे, 8 में आ जाएंगे। तो एक बार ये पूरा वीडियो देख लीजिए। इसी के आगे कुछ लोगों का डिमांड था कि एक बार हम लोगों को फिर से शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष जो है वो समझा दिया जाए, तो आपको आइए चार्ट के माध्यम से आपको हम समझा देते हैं। पहले एक बार इसको 10 सेकेंड के लिए आप देख लीजिए, यूज करिएगा। फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष को आइए हम लोग सॉर्ट आउट टाइप में समझ लेते हैं, और इसी में पूरी चीज़ है, अंतर भी है और परिभाषा भी है। 1930 ईस्वी में दोनों दोषों की खोज हुआ, लेकिन रहने वाले वैज्ञानिक अलग अलग देश के थे। 1930 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक शॉर्टकी थे और रूस के वैज्ञानिक फ्रैंकल थे। इन्होंने आयनिक क्रिस्टल में दोष का निर्माण किया। कैसे किया, तो आयनिक क्रिस्टल में समान संख्या में धन आयन व ऋण आयन की रिक्तियां उपस्थित होती है। क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, या उनके निकलने से जो रिक्तियां उत्पन्न होती हैं उसके कारण जो क्रिस्टल में दोष पाया जाता है उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। और यदि क्रिस्टल जालक में धन आयन जालक बिंदु से निकलकर अंतराकाशीय तरल में चले जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। अगली चीज जो है ये किसमें पाया जाता है, जिनकी उप संयोजन संख्या उच्च होती है, अर्थात उच्च उप संयोजन संख्या वाले आयनिक यौगिकों में शॉर्टकी दोष पाया जाता है, क्योंकि यह उन आयनिक क्रिस्टल में देखने के लिए मिलता है जिनमें धन आयन का आकार ऋण आयन के आकार के लगभग बराबर होता है, जबकि ये निम्न उप संयोजन संख्या वाले यौगिकों में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इनमें ऋण आयन का आकार धन आयन के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। किससे, ऋण आयन का आकार धन आयन के आकार से बड़ा होता है। अभी आपने त्रिज्या के अनुपात में देखा है कि ऋण आयन का आकार अगर बढ़ता है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, घटेगा। त्रिज्या का अनुपात घटेगा तो उप संयोजन संख्या भी घटेगी, इसीलिए इसकी क्या हो जाती है, उप संयोजन संख्या जो होती है वह निम्न हो जाती है। इनमें धन आयन का आकार क्या होता है, ऋण आयन के आकार से बड़ा होता है, त्रिज्या अनुपात अधिक होता है। त्रिज्या अनुपात अधिक होने के कारण उप संयोजन संख्या भी जो होती है वो उच्च हो जाती है, और उप संयोजन संख्या उच्च होने के बाद इससे क्रिस्टल से धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में निकलते हैं, इसलिए इनका घनत्व क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। जबकि परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन बाहर निकलते हैं। दूसरा, यदि इस दोष को उत्पन्न करना होता है तो क्रिस्टल थोड़ी सी ऊर्जा देने मात्र से यह दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें धन आयन और ऋण आयन की अनुपस्थिति से या निकलने से क्या उत्पन्न होता है, छिद्र उपस्थित हो जाता है, और यदि छिद्र की संख्या बढ़ती है तो क्रिस्टल का क्षय भी हो सकता है। जबकि शॉर्टकी इफेक्ट में क्या होता है कि घनत्व तो अपरिवर्तित होता है। क्यों, क्योंकि अंतराकाशीय तरल में क्या जाता है, धन आयन कहां से, जालक बिंदु से निकलकर, और इसी कारण से परावैद्युतांक का जो मान होता है वह बढ़ जाता है, और परावैद्युतांक का मान बढ़ने के कारण साथ ही साथ इस दोष को उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और अगली चीज जो होता है, क्यों अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह क्या होता है, अस्थायी होता है। तो इस वीडियो में आज के लिए आपको इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग स्टीकियोमेट्रिक, नॉन स्टीकियोमेट्रिक दोष या नॉन स्टीकियोमितीय दोष, या उसी का हिंदी होता है असमानुपातन दोष, जो कि 2022 में पूछा गया है। नॉन स्टीकियोमेट्रिक दोष को चित्र के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इन प्रश्नों के जवाब के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही ध्यान से पढ़कर इन्हें याद जरूर कर लें, क्योंकि 2023 में इन्हीं प्रश्नों में से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।